कोरोना का संक्रमण जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। 350 की संख्या पार कर गई है, 362 हो गई है अभी 1 मिनट पहले। तो चलिए, उससे ही बचना है हम लोग को। लॉकडाउन का पालन तो सभी लोग कर ही रहे हैं। इसी लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग यह सामाजिक चिंतन का भी कार्यक्रम चला रहे हैं। चंद्रकांत मिश्रा जी भी आ गए। सभी लोगों का इस सामाजिक चिंतन के लाइव में स्वागत है। तो हमने कहा था कि मैं बिहार में यंग डॉक्टर्स के बारे में, उनकी स्थितियों के बारे में समीक्षा करूंगा। हम लोग कहाँ खड़े हैं। लेकिन इसी बीच वेटनरी के क्षेत्र के भी यंग डॉक्टरों का मैसेज आया कि भाई, आप तो हमारे विभाग के लिए भी, मेरे पशुपालन डिपार्टमेंट के लिए भी आपने काफ़ी संघर्ष किया है, इसलिए आप हम लोगों की बातों को रखिए। हमने उनको भी आज के एजेंडा में रखा है। लेकिन पहला हमारा कमिटमेंट जो था वो मेडिकल के यंग डॉक्टरों के प्रति था। मैं पहले ही बता दूं कि मैं न तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, तो साइंस का विद्यार्थी नहीं रहा हूं तो मैं मेडिकोज वगैरह नहीं हूं। लेकिन सिस्टम के डॉक्टर की उपाधि टाइम टू टाइम मीडिया के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा ये कहा जाता रहा कि गुड्डू बाबा आप सिस्टम के डॉक्टर हो। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने आर्ट्स का विद्यार्थी होते हुए भी मेडिकल के क्षेत्र में 22 साल तक संघर्ष किया। एमआरआई का फुल फॉर्म रटा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेज। मैंने संघर्ष किया। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने किया। राम प्रवेश सिंह, आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते हैं। ऐसा है राम प्रवेश जी, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं आपको प्रणाम भी कर दे रहा हूं। तो देखिए, नाम जो है ना, यश और नाम क्या एक कॉन्सेप्ट मेरा जो अपना है, यश और नाम सब कुछ आपको जितना मिलना है वो कोई व्यक्ति क्या देगा, आदमी क्या देगा, वो सब निर्धारित है, ऊपर वाला देते रहते हैं। इसलिए आपका कंप्लेन हम स्वीकार कर लिए, अब ज़रूर पढ़ेंगे। और मैं बताऊं कि मेरे साथ खुद मैंने अपने शरीर के साथ धोखा किया है। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अब कम दिखाई देती है एक आँख से, क्योंकि एक आँख बिल्कुल सही है, दूसरा आँख से कम दिखता है। इसलिए अब लॉकडाउन के बाद मुझे चश्मा लेना पड़ेगा, आँख अपनी दिखानी पड़ेगी। इस पुरुषोत्तम जी आप भी आ गए, सभी लोगों का स्वागत है। और श्रीवास पुरुषोत्तम जी आ गए, राम प्रवेश सिंह, सभी लोग, जितने सामाजिक योद्धा जुड़ रहे हैं, सामाजिक लोग जुड़े, सबका स्वागत है। जनहित याचिका था, विशाल रूप लिया। जब पीएम से सुधार की बात आई तो डॉक्टरों के पदों के बारे में न्यायालय ने जानना चाहा। काफ़ी पद रिक्त थे। बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली होती, लंबी कहानी है, लेकिन पहला एक मौका था कि कोर्ट जब मॉनिटरिंग कर रहा था तो बिहार के हेल्थ सचिव थे अफजल अमानुल्लाह। कोर्ट ने कहा कि आप पद को भरिए, चाहे वो बीपीएससी हो, सभी लोगों से कोर्ट ने भरवाना शुरू किया। एसोसिएट से प्रोफेसर बनाए गए मेडिकल कॉलेज में लोग, असिस्टेंट से एसोसिएट बनाए गए, रेजिडेंट से असिस्टेंट बनाए गए, असिस्टेंट से रेजिडेंट से असिस्टेंट बना दिए गए, असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरा गया। लेकिन जो एंट्री पॉइंट था रेजिडेंट का, डॉक्टर का, वह पद नहीं भरा जा सका। और समस्या ये खड़ी आ पड़ी है अब
कि सरकार की दूरदर्शिता के कारण जो सीनियर डॉक्टर थे उनका 60 से 62 हुआ, 62 से 65 हुआ, 65 से 68 हुआ, अब 70 की तैयारी चल रही है। जो बाहर निकलने का जो रास्ता है उसको बंद नहीं किया जा रहा है, और जो एंट्री पॉइंट है उसको तेजी से, उस एंट्री पॉइंट का जो प्रवेश का द्वार है उसे मैं सीधा सीधा कहा जाए कि उन पदों को नहीं भरा जा रहा है। अभी मेडिकल कॉलेज में जो पीजी कर रहे हैं बच्चे, 3 साल वो उनका है, उसके बाद 3 साल सीनियर रेजिडेंट के तौर पर उन्हें काम करना है, उसके बाद उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जाएंगे। असिस्टेंट से एसोसिएट के लिए उनके 5 साल का समय देना पड़ेगा, एसोसिएट से जाने के लिए 4 साल का समय चाहिए प्रोफेसर बनने के लिए। तो ये एक रात में डॉक्टर पैदा नहीं किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल फिक्स टाइम है। और हमारे राज्य में ऐसे बहुत सारे, मैं दुर्भाग्य राज्य फिर बोल रहा हूँ, हमारा राज्य जो है और हम लोग जिस राज्य में हैं उसे दुर्भाग्य राज्य के तौर पे लोगों ने खड़ा कर दिया है। 22 साल, 24 साल, 18 साल, पीरियड सिर्फ 12 साल है, एंट्री पॉइंट 3 साल। सीनियर रेजिडेंट का पहले रेजिडेंट हुआ करता था, अब सीनियर रेजिडेंट की बात आ गई, तो 3 साल रेजिडेंट के पद पर, 5 साल वहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वहाँ से 4 साल एसोसिएट के लिए, और फिर वहाँ से 4 साल प्रोफेसर बनने के लिए। 12 साल में मेडिकल सिस्टम का, मेडिकल कॉलेज का एक्सट्रीम पॉइंट तक जाने का प्रोविज़न है। लेकिन 18 साल, 20 साल, 22 साल, 24 साल होने के बावजूद, और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमारा कोई भी सरकार रही हो, उसका सिर्फ एक काम रहा है, वह है ट्रांसफ़र पोस्टिंग का उद्योग। इनका काफ़ी समय ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जाता है, कोई सरकार रही हो। आज भी जो हालात है हमारे मेडिकल सिस्टम का, मेडिकल कॉलेज सिस्टम का, जहाँ से डॉक्टर्स तैयार किए जाते हैं, आज के भी डेट में मेडिकल कॉलेज में टोटल डॉक्टरों की संख्या 6598 है और रिक्तियां हैं 4464। आप समझ लीजिए कि 15 साल पीछे वाले लोग, फिर 15 साल वाले लोग, 30 साल में इन लोगों ने किया क्या है। और पीछे जाओगे तो आज़ादी के बाद से ही हम लोग कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर किसी भी सरकार का प्रायोरिटी में स्वास्थ्य नहीं रहा है। इसी का नतीजा है कि हम लोग कहीं भी इस देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में खड़े नहीं दिखते हैं। हमारे मेडिकोज का, डॉक्टर्स का, पारा जो भी लोग हैं मेडिकोज, उनकी हालात वैसे ही बनाई गई जैसे 62 की लड़ाई में हमारे बहादुर सैनिक ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते 4 चौकी पीछे हट जाते थे। जितनी बार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में झगड़े लड़ाई होते हैं मरीज के अटेंडेंट के बीच में, डॉक्टरों के बीच में, उसका एक बड़ा कारण ये होता है, बड़ा वजह होता है कि वहाँ पर जो हमारे डॉक्टर ड्यूटी कर रहे होते हैं उनके पास बेसिक रिक्वायरमेंट का, जो एसेंशियल ड्रग्स की जो उपलब्धता होनी चाहिए, वह भी उपलब्ध कराने में हमारी सरकारें फेल रही हैं। आज भी फेल है। बड़े बड़े तोप खरीद लिए जाएंगे, करोड़ों की मशीनें खरीद ली जाएंगी, डंपिंग की तरह उसे फेक मशीन लाकर डंप कर दिया जाएगा, लेकिन आज भी टेढ़भग के लिए और बैंडेज, प्लास्टर के लिए बैंडेज, गॉज, प्लास्टर, ये सब लाने के लिए जैसे मरीज भर्ती होता है, सिरिंज लाने के लिए उसे लिख कर दिए जाते हैं कि जाकर मार्केट से लाइए। हम लोगों ने एक व्यवस्था कराई थी 2007 में कि जैसे ही इमरजेंसी में कोई मरीज भर्ती होता है, एक एसेंशियल ड्रग का किट उसके बेड तक पहुंचा दीजिए, सलाइन इन्वर्टर चढ़ाइए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं हमारे पेशेंट का इलाज शुरू हो गया। लेकिन सही सुझाव, अच्छी बातें
लोगों को अच्छी नहीं लगती है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह सबसे बड़ा कमी है कि जो चापलूस किस्म के लोग होते हैं वह काफ़ी करीब होते हैं, उन्हीं के इशारे पर सरकारें चलती हैं और नतीजा सामने होता है। जो सचिवालय के गलियारे में नहीं जाएंगे, सेक्शन 17 में नहीं जाएंगे, उनका प्रमोशन नहीं होगा, उनका सीनियरिटी का ख्याल नहीं रखा जाएगा। और जो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट के नाम पर वो सफर कर जाएंगे। क्यों कोर्ट जाना पड़ेगा? ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया गया है इस राज्य में। डॉक्टरों को तो डॉक्टर धरती का भगवान है। आज समझ में आ रहा है दुनिया को कि वो भगवान है, लेकिन इस धरती के भगवान को जो प्रताड़ित किया गया है इस राज्य में, उसका हिसाब किताब हमारे यूथ और समाज के अच्छे लोगों को लेना चाहिए आने वाले समय में। सामग्री नहीं दी जाएगी, जंग लगी हुई मशीन रहेगी, इक्विपमेंट्स रहेगी, ओटी टेबल सही नहीं होगा, और जो वहां डॉक्टर ड्यूटी करेंगे वो झेलेंगे। घोषणाएं होंगी कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, सब कुछ मैंने दे दिया है, और इस राज्य की गरीब जनता, थोड़ी कम पढ़ी लिखी जनता जब जाती है तो कहती है कि हमारे सरकार और मंत्री जी तो कहते हैं कि सब कुछ हम लोग दे दिए हैं। एक घटना मैं बता रहा हूं, पीएमसीएच के से मैंने आरटीआई में निकाला था, उनके पास 90% दवाएं उस समय उपलब्ध नहीं थी। और उस समय तत्कालीन मंत्री से जब उस समय ईटीवी था, ईटीवी के पत्रकार ने पूछा कि आरटीआई से निकला हुआ ये लिस्ट है, तो उन्होंने बड़े ही गुमान के साथ कहा था, कौन कहता है कि वहां दवाएं नहीं है, सही दवाएं उपलब्ध है। अच्छी बातें सुनने के लिए तैयार लोग नहीं है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से डिवाइड किया गया है, जात में, पात में, धर्म में, वो आश्वस्त हो चुके हैं। यार बोलने तो जो बोल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो वहां रहेंगे ही। परिवर्तन प्रकृति की नियम है। युवा डॉक्टर को बार बार हड़ताल करना पड़ता है, और मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, दर्जनों बार डॉक्टर हड़ताल करते हैं। मैं फिर मानवता के रक्षार्थ फिर हड़ताल को तोड़वाने के लिए संघर्ष करता हूं, उनसे वार्ता करता हूं, कोर्ट जाता हूं, मानवाधिकार आयोग जाता हूं, लेकिन जिन्हें सुधारना चाहिए, जिस विभाग को सुधारना चाहिए, वो सुधारने को तैयार नहीं होते हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि डॉक्टरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ये खेल है, ये बंद होना चाहिए। जो डॉक्टर, जो हमारे मेडिको जहां रहना चाहते हैं वहां रहें, उनका वर्क मॉनिटर करना चाहिए सरकार को, वो काम करेंगे। मैंने कल जो कहा था कि डॉक्टर की पोस्टिंग दूसरे जिले में और रहते हैं दूसरे जिले में, ये सबको पता है, सरकार को पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को पता है, हर सिविल सर्जन को पता है। ऐसा मौका ही क्यों देंगे? जो जहां रहना चाहता है वहां रहने दीजिए, उनको काम करने दीजिए। और आप यदि काम करना लेना चाहेंगे ईमानदारी से, तो काम करेंगे। जितनी सरकारें आई उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाया। मुझे पता है कि बिहार का एक बड़ा नामी डॉक्टर जो है, हाल फिलहाल रिटायर किया 6 महीना पहले, जो डायरेक्टर इन चीफ की कुर्सी से रिटायर किया, वो 6 साल तक बिहार से गायब था, फरार था, इस देश से फरार था। डीएम छपरा का मेरे पास रिपोर्ट है, उसने लिखा कि ये 6 ईयर तक ये अपने ड्यूटी स्थल से गायब थे, और यहाँ की व्यवस्था जो पैरवी पर चलती है, पैसे पर चलती है, उस व्यवस्था ने उसे राजेंद्र नगर जो अस्पताल है अर्थों का, जयप्रकाश नगर अस्पताल, उसका डायरेक्टर बना दिया। और वो शान से बोलता था, मेरा अनुभव बताता है कि हम लोगों ने एक डॉक्टर भेजा था एक पेशेंट को, उसने ऑपरेशन नहीं तो नहीं किया वहां पर, और वो कहता था कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो सुबह के मुखिया का बहुत करीबी हूं, बाएं बैठता हूं।
जब तक ये चीजें होती रहेंगी, भाई भतीजावाद इस राज में रहेगा, मेरिट की उपेक्षा की जाएगी, तब तक ये सब से निकलना बहुत मुश्किल है। मुझे यहां तक जानकारी मिली कि बहुत बार बिहार में जो हड़ताल हुए हैं, पीजी लोग का जो स्टाइपेंड का मामला होता है, स्ट्राइक करने पर वो बढ़ता है। अभी बिहार में 50,000 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 55,000 है और 60,000 है, इस तरह की है। लेकिन बगल में सीख लेने की आवश्यकता है कि बगल में झारखंड सरकार ने, आपसे छोटा राज्य है, उसने अपने यहाँ 90,000 कर दिया है, वेतनमान के तौर पे वो देता है। मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ के पीजी लोग जो हैं वो चलाते हैं, सीनियर वहाँ पर आते हैं, सुबह में सिर्फ उनकी फाइल को देखते हैं, उनका काम खत्म। अस्पताल का बैकबोन है हमारा पीजी वहाँ मेडिकल कॉलेज का। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि जो एग्जिट पॉइंट है, आप एज बढ़ाते चले जा रहे हो, सरकार बढ़ाते जा रही है। सीनियर डॉक्टरों का तनख्वाह 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक है। यदि आप नया अपॉइंटमेंट करते हैं तो 2.5 लाख में हम 3 डॉक्टर को परमानेंट नौकरी दे सकते हैं, नए यंग डॉक्टर को। और ये कहना कि ये पुराने डॉक्टर हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं। क्योंकि हमारा जो बच्चा नया पढ़ा है वो एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ा है, ऐसे इक्विपमेंट्स याद हो रहे हैं जो पहले थे भी नहीं। मैं अपमानित नहीं कर रहा हूं पुराने लोगों को, लेकिन स्वतः विचार करिए कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं, अपने बच्चों का रास्ता क्यों रोक रहे हैं, हमारे बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, आपकी नैतिकता कहां चली गई है? अपने बच्चों के लिए रास्ता छोड़िए ना। आपके भी तो बच्चे होंगे, और धरती के भगवान जो हमारे डॉक्टर हैं, उनकी सम्मान नहीं करिएगा, प्रतिष्ठा नहीं करिएगा, तो हमारे जो डॉक्टर हैं वो बिहार के बाहर चले जा रहे हैं, पढ़ते यहां पर और बिहार के बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। क्योंकि उन्हें अपना ज्यादा समय सचिवालय के गलियारों में लगाना पड़ता है अपने हित की रक्षा के लिए। यह परंपरा बंद होनी चाहिए। अभी हमारे जो डॉक्टर कोरोना मरीजों की सेवा में जो लगे हुए हैं, जो भी पॉजिटिव इफेक्टेड हो जा रहे, कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं, उनके लिए मैं मांग करता हूं कि उन्हें अस्पताल के आइसोलेशन में मत रखिए। जब इतना खर्च हो रहा है तो उन्हें कम से कम एक अच्छे होटल में उनको जगह दीजिए। क्योंकि एक डॉक्टर को तैयार करने में, मैंने अपने केस में बहस किया था कि 25 से 30 लाख रुपए कॉस्ट आते हैं। यह घटना 7 की है, तो मैं समझता हूं कि आज ज़्यादा कॉस्ट आता हुआ एक डॉक्टर को तैयार करने के लिए, तैयार करने में पैसा लगता है, हमारे प्रदेश का गरीबों का पैसा लगता है। उनकी हिफाजत करिए, उनका सम्मान करिए। उन्हें जब सम्मानित करेंगे, और सम्मान के हकदार हैं, मैं उनकी पक्ष नहीं ले रहा हूं, यह सच्चाई है। डॉक्टर वीआईपी लोग तो अपने अपने घर में लॉकडाउन में हैं, लेकिन वो रोज जा रहा है संघर्ष करने के लिए, खतरा मोल लेकर के जा रहा है। हमारे माननीय तो घर में बंद है। और यदि वो 10 दिन 15 दिन के लिए मौर्या लोग होटल में रहेगा, अच्छे माहौल में रहेगा, तो वो कौन सा ये हो जाएगा? होटलों का नाम बताइएगा। अच्छे एक होटल में रहेगा, अच्छे माहौल में उसको रहने का मौका दीजिए। अब पशुपालन के डॉक्टरों की बात करें, चूंकि आग्रह हमारे हमसे वेटनरी के लोगों ने भी किया था, तो मैं चाहता हूं कि उनके ऊपर भी थोड़ा सा विचार रख दूं। ये गंगानगर से आया था, पहले को देखना। मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग अपना सुझाव मुझे पहले ही भेज दे रहे हैं। मेरे
गंगानगर है पटना में, वहाँ से उन लोगों ने लिखा है, ये भी डॉक्टर अमित। युवा चिकित्सक अपने समाज में बेहतरी करने की आस में बढ़ता है, लेकिन समाज में निरंतर स्वास्थ्य को लेके अज्ञानता उसके सोच पर चोट करता है। कई बार एक डॉक्टर सोचता है कि वो सरकारी अस्पतालों से जुड़कर गरीब लाचार की मदद करेगा, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है कि वो स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरत के सामान तक मुहैया नहीं करती। मैं जो बोल चुका हूँ वही बात लिखी हुई है, करती। और सबसे बड़ी बात यह है कि डीएम, सचिव और बाकी अन्य पदाधिकारियों से स्वास्थ्य जगत का बंटाधार होता जा रहा है, क्योंकि उनको स्वास्थ्य की जानकारी बिल्कुल नहीं होती और वो अपना रुआब चलाना चाहते हैं, जिसकी वजह से फिर लोग सरकारी नौकरी से तौबा करते हैं। आजकल दूसरी बात, बिहार सरकार चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों की तत्काल कार्य के लिए बहाली करती है, जिसकी वजह से लोग ऐसे तत्काल काम चलाऊ नौकरी करने के पीछे हटते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों पे इतने हमले होते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए सही से कोई व्यवस्थाएं नहीं रहती। सरकारी अस्पतालों में जिनकी वजह से लोग ऐसे अस्पतालों से जुड़ने से पीछे हट जाते हैं। अगर परमानेंट बहाली होती है तो बस इलेक्शन के समय, चाहे वो डॉक्टर्स की या नर्सेज की, और उससे फिर धांधली अलग। इसलिए युवा पढ़े लिखे डॉक्टर अपने बिहार से दूर हैं। यहाँ वैसे लोग हैं जिनके माँ बाप डॉक्टरी कर रहे हैं। बिहार में क्या पूरे भारत में ऐसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के माध्यम से आईएएस बनाती है, ठीक वैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट आईएमएस इंडियन मेडिकल सर्विसेज बनाए। एक बड़ा सुझाव है। चलिए, ये हमारा जो सामाजिक चिंतन का प्लेटफॉर्म है, इसमें बड़ा मैसेज आया है, सुझाव आया है कि इंडियन मेडिकल सर्विसेज की स्थापना सरकार को करनी चाहिए, जिससे चुने हुए डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग के सचिव हों और उनके माध्यम से ये सब अपने आप सही हो जाएगा। दूसरी बात, बहालियों के घोटालों जब भी बिहार के सामने आए, हेल्थ सेक्रेटेरिएट्स की फाइलें जला दी गई हैं, तो मरीजों और जनसंख्या के हिसाब से डॉक्टर और नर्स की बहाली हो तो उचित रहेगा और डॉक्टर भी सही से मरीजों का इलाज कर पाएंगे, क्योंकि एक डॉक्टर की ओपीडी में आप 200-300 मरीजों को एक दिन में भेजेंगे तो वो कितना ही समय से टाइम दे पाएगा। और सरकार चाहे तो एक नियम लाए जिससे सरकारी डॉक्टर प्राइवेट में कार्य नहीं कर पाए, जिसमें पाबंदी रहे और सही मायने में अच्छा पैसा दिया जाए हेल्थ बजट में। तो देखिए, लोगों का सुझाव आया है, हमने आपके सामने पढ़कर सुनाया। लोग चिंतन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लोगों के बीच में कुछ करने की विनय कुमार तिवारी जी लिखे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, सूचांक निचले स्तर पर है। यह बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसमें सुधार के लिए स्थिर प्रशासन, महत्वपूर्ण पदों को भरा जाना, स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा सुझाव है। आज इसी पर ये पशुपालन खोल दिए। विशाल कुमार, पारा मेडिकल, पारिश्रमिक भत्ता बंद कर दिया गया। थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे कि किस तरह का पारिश्रमिक भत्ता था जो बंद किया गया है? आप लिखे तो मैं उस पर कुछ बोलूं। सुनील कुमार पाठक जी, सभी लोगों का, जो लोग भी जुड़ रहे हैं इस सामाजिक चिंतन कार्यक्रम में, स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था, सबसे पहले ज़रूरत है मोरल बूस्टअप करने की। मत गिराइए मोरल बहुत ज़्यादा किसी का भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में जितने लोग हैं सभी बिल्कुल क्लीन हैं, लेकिन अधिकांश लोग अस्पताल में समय देते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं। आप उसमें साधन तो दीजिए। अभी कोरोना के समय में बहुत तरह की बातें आ रही हैं, हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम के लोग जो नर्सिंग होम बंद कर रहे हैं, एक तो उन्हें ये लगता है कि वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन
पेशेंट को बुलाने की होड़ रहती है, लेकिन आज संकट के समय में वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे लोग बता रहे हैं कि उनके पास जो पर्सनल प्रोटेक्टिव किट चाहिए, कोरोना से संघर्ष करने के लिए जो हमको सुरक्षा कवच चाहिए, वो मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो जब इलाज करने वाले लोगों को ही जब सुरक्षा कवच नहीं दे पा रही है सरकार, आम लोगों का क्या होगा? दूसरा केस में बोला क्या ये की करेंगे? मैं चाहता हूं, समय कम है लेकिन फिर भी थोड़ा वेटनरी वाले लोगों के लिए भी, चूँकि वो भी अपने समाज के ही हैं और उनका भी योगदान कम नहीं होता है। चूँकि जो हमारे मेडिको जो काम करते हैं, मानव के जो डॉक्टर होते हैं, वो तो कम से कम पेशेंट जब जाता है तो कुछ बोल पाता है, लेकिन ये जो चिकित्सक हैं वैसे लोगों का इलाज करते हैं जो अपनी बात और अपनी पीड़ा को बोल नहीं पाता है। तो ये अपने अनुभव से, अनुमान से उसका इलाज करते हैं, इसलिए इनका भी कम योगदान नहीं है। पारा मेडिकल छात्र का विशाल कुमार ने लिखा, पारा मेडिकल छात्र का पारिश्रमिक भत्ता बंद कर दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा छात्रावास लाइब्रेरी समस्या पर भी PIL कीजिए गुड्डू बाबा। अब PIL कम करेंगे, अब आप लोग को हम जगाएंगे, क्योंकि न्यायालय भी कितना करेगा, सरकार का काम न्यायालय को करने के लिए नहीं है। देखेंगे विनय कुमार तिवारी जी बाबा अपने सुंदर PIL के बारे में, दूसरे PIL के बारे में जानकारी देंगे। आपने सभी क्षेत्रों में काम किया है, लोगों को ये मालूम होना चाहिए, हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। मैंने दूसरे PIL के बारे में कल बताया था कि विद्युत सौदागरी से जुड़ा हुआ था, मैं तीसरा बता दे रहा हूँ। मेरा तीसरा जो PIL था वो इस राज्य में एक अनफॉर्चुनेट रहा, दुर्भाग्य रहा। पशुपालन विभाग में बड़ा अनियमितता का मामला सामने आया। उसके बाद मैंने एक PIL फाइल किया था पशुपालन विभाग के पुनर्जीवित करने के लिए। तो उसमें न्यायालय ने यह कहा कि यह पशुपालन में कमेंट था, ऑनरेबल जस्टिस नागेंद्र राय जी थे उस समय, उन्होंने कहा कि गुड्डू बाबा कुछ बचा है क्या? अब मुझे तो नहीं लगता कि वेटनरी के क्षेत्र में कुछ बचा हुआ है। मैंने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया कि जाकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो भी हैं उनको जाकर के आप अपना रिप्रेजेंटेशन और इस रीट की कॉपी को दे दीजिए। हमने जाकर के पशुपालन विभाग के तत्कालीन सेक्रेटरी, जैसा मुझे याद आ रहा है कि BB श्रीवास्तव या BB सिन्हा थे, जब मैं उन्हें देने के लिए गया, उन्होंने देखा तो उन्होंने बड़े ही आदरपूर्वक सम्मानित तरीके से मुझे बैठाया और कहा कि गुड्डू बाबा, आपका यह एक छोटा सा प्रयास जो है निश्चित तौर पे हमारे विभाग के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। क्योंकि हम लोग अब इतने बदनाम हो चुके हैं, हम लोग की स्थितियां, मोरल हम लोग का इतना माने डाउन हो गया है कि हम लोग एक गॉज और बैंडेज भी नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन आपने जो ये न्यायालय का आदेश लाया है, ये हमारे विभाग के लिए एक नई रोशनी और नई दिशा देगा। यह हमारा तीसरा PIL था। तो एक तरफ जहाँ पशुपालन के ऊपर एक दाग लगा था, उस दाग से बाहर निकलने के लिए वह केस, तीसरा केस जो है हमारा, उसी के लिए था। उसके बाद फिर पूरे बिहार में धीरे धीरे पशुओं के लिए चारा, दवा, ये सारी चीज़ की खरीदारी शुरू हुई। ये हमारा तीसरा था। और कुछ उस समय डॉक्टरों की बहाली वगैरह भी कराई गई। विनय कुमार तिवारी जी बाबा अपने दूसरे के में जानकारी देंगे। चलिए आगे, सेम चीज़ हो गया है। तो आज हम पशुपालन के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद जो है कितना टाइम हुआ है? एक दिन में एक ही समय टाइम कितना हुआ है? 40 मिनट हो गया है। नहीं कर देते हैं थोड़ा सा। 6 घंटे। आज एक मुझे जानकारी मिली कि पटना क्षेत्र में कई जिले हैं
जिसमें पटना क्षेत्र में कोई जिले हैं? पटना क्षेत्र पड़ता है पशुपालन विभाग के तहत, जिसमें आरा, बक्सर, मिश्र आरा, रोहतास, बक्सर, कैमूर, पटना सहित। इसमें आश्चर्यजनक वाली जानकारी ये मिली, पटना रेंज का पटना रेंज में ये जिले हैं, सिर्फ एक ड्रेसर, मिश्रक जिसे बोलते हैं, कितना बड़ा रोल होता है सर्जरी के मामले में किसी भी फील्ड में, एक ड्रेसर इतने जिलों को कवर करता है। अभी फिलहाल वो पटना 24/7 का जो अस्पताल है लालजी मार्केट के पास, खेतान मार्केट खेतान मार्केट के बगल में, वहाँ वो कार्यरत है। बिहार में पशु चिकित्सकों की पद जो स्वीकृत है वो 2100 है। 1100 पद रिक्त हैं इस राज्य में। 1100 पद रिक्त हैं चिकित्सकों के, 2100 पद ही है। और जितने पद हैं ये सारे पद आज़ादी के बाद जो पद था वह आज तक रह गया। और मैं बताऊं कि मैंने थोड़ा प्रयास किया, आप लोग ये जानिए कि आपके राज्य में एनिमल्स की विभिन्न एनिमल्स की संख्या कितनी है। आपके राज्य में भैंस की संख्या है लगभग 77 लाख, गाय की संख्या है लगभग 1,53,00,000, बकरी की संख्या है 1,28,00,000 के लगभग, भेड़ की संख्या है 2,13,000 के आसपास, सुअर की संख्या है 3,43,000 के आसपास। अब ये बताइए कि लगभग सभी मिलाकर के 5 करोड़ के आसपास जानवर हैं और डॉक्टर की संख्या 11 है। 1,000 डॉक्टर हैं। 1200 सीट खाली है। 1200 पशु चिकित्सक का पद रिक्त है। 1200 पशु चिकित्सक का पद रिक्त है 5 करोड़ के जानवरों की आबादी के ऊपर। कैसे ये आपका राज्य विकसित होगा? विकास 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 विकास। एक चिकित्सक के पास 2-3 अस्पतालों 5 करोड़ की आबादी और 1,000 पशु चिकित्सक। जानवरों की आबादी 5 करोड़ और डॉक्टर की संख्या 1,000। कोई भी राज्य विकसित हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी, और जितने लोग सुन रहे हो सब लोग सुनो, कोई भी राज्य यदि विकसित हुआ है तो उसका बैकबोन रहा है, उसका रीढ़ रहा है पशुधन। किसी ने चारा खाया, किसी ने भूमि खाया, किसी ने आने वाला समय पता लगेगा कि उसने क्या क्या खाया, लेकिन खाया सभी लोगों ने है। पशुधन की आह सभी लोगों ने ली है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कागजात बोल रहे हैं, पेपर बोल रहे हैं। आप सोचो, यूथ सामाजिक लोग सोचो कि जानवरों की, म्यूट की, जो अपनी आवाज नहीं लगा सकता, उसकी 5 करोड़ की आबादी है और 1,000 डॉक्टर हैं। और ये सारे पद जो हैं वो आजादी के बाद के हैं। इन किसी को कुछ करने की जरूरत कहां थी? जरूरत तब महसूस करेगी जब लोग आवाज लगाएंगे, लोग कहेंगे कि नहीं, हमारा राज्य विकसित होना चाहिए, हमारा इस क्षेत्र विकसित होना चाहिए। तो जितना वह पक्ष दोषी है उससे कम दोषी हम लोग और आप नहीं है। और 24/7 में पहला मौका है। मैंने सीना तान कर कहा था, कॉलर उठा कर कहा था कि मैं उस राज्य का वासी हूं जो इस देश में पहली बार म्यूट के लिए, जानवरों के लिए 24/7 24 घंटे इलाज की सुविधा देने वाला मेरा राज्य बना।
मैंने एक जनहित याचिका दायर किया था 2 साल पहले। उस जनहित याचिका में जब विरोध हुआ सरकारी पक्ष की तरफ से, तब माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, गुड्डू बाबा की सोच काफ़ी आगे की है। हमारा और आपका जो गुड मॉर्निंग होता है, उस मामले को लेकर गुड्डू बाबा कोर्ट आए हैं। आपको ये करना पड़ेगा, मानव से कम अधिकार जानवरों का नहीं है। और तब न्यायालय के आदेश पर सरकार ने शपथ पत्र दायर किया कि मैं 903 पद 24/7 के लिए स्वीकृत कर रहा हूं। वो भी भरा नहीं गया, और सभी जिले में, सृजन नहीं होता। सभी जिलों में 24/7 के लिए अस्पताल, जिला अस्पताल खोले गए। लेकिन वहां जो डॉक्टर तत्काल रखे गए, वो विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टरों को उठा करके वहां रख दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के डॉक्टर जो है पशुपालक जो है, वो डॉक्टर विहीन हो गए। और इसमें भी बड़ा खेल हुआ। जितने पैरवी वाले लोग थे, वो अच्छे अच्छे जगहों पर जाकर के 24/7 के अस्पताल में चले गए डेपुटेशन पर। मूल जगह का पद रिक्त हो गया। अरे कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। हमारे युवा डिग्री लेकर के घूम रहा बेकार। जिस तरह से और कृत्रिम, आर्टिफिशियल ये बताया जाता है, झूठ बोला जाता है कि डॉक्टरों की कमी है। नहीं कमी है डॉक्टरों की, हर साल चाहे वो मानव के डॉक्टर हों या पशु के डॉक्टर हों, कमी नहीं है। कमी आर्टिफिशियल है। कमी है तो आपके माइंड में है, आपके दिल के अंदर कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है। क्योंकि आप लोग तो कुछ करेंगे नहीं। जब जून का महीना आएगा तो ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग है इस राज्य में। बिल्कुल बंद होना चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किसी भी व्यवस्था में। जो जहां रहना चाहते हैं वहां रहकर नौकरी अपनी करें, ड्यूटी करें। पशु अस्पताल में तृतीय चतुर्थ वर्ग लोग का भारी नहीं। ये तो चिकित्सक की बात हो गई। मैं मेडिकोज पैरामेडिकल स्टाफ पर, वेटनरी के पैरामेडिकल स्टाफ पर ये कल बोलूँगा, कुछ समय निकालकर। क्योंकि जो मेन मामला है, चिकित्सक वही नहीं है। 5 करोड़ पशुधन हमारे यहाँ और 1000 डॉक्टर। अरे शल्य क्रिया इस राज्य में नहीं होती है। जिस तरह से महिलाओं को शल्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से जानवरों के लिए भी, गायों के लिए, गौ माता कहने वाले लोग सुनो कान खोलकर, उससे भी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। उसकी व्यवस्था यह राज्य देने में असफल रही है। मैं बेतिया गया था। बेतिया में बेतिया राज्य का शायद वो दिया हुआ पशुपालन विभाग का वो कार्यालय है, अस्पताल है, जिला अस्पताल। 20-22 एकड़ जमीन है उसकी। 4 दीवारी गिर गई है। मैंने उस दिन भी एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने मांग किया था सूबे के मुखिया से कि आप यदि ध्यान नहीं दोगे तो 20 एकड़ 22 एकड़ जमीन जो है वो तुम्हारे आपके हाथ से निकल जाएगी। जो वो बिल्डिंग थी जहां पे वो काम कर रहे थे डॉक्टर बैठ करके, कब वो छत उनके माथे पर गिर जाएगा। मैं जब गुजरता हूं इस राज्य के किसी भी जिले के लिए, जो खंडहर दिखता है, मैं लोगों से चैलेंज करता हूं कि बताओ वो कौन सा जगह हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि वो पशुपालन विभाग का ऑफिस होगा या पशुपालन का अस्पताल होगा। और जब लोग जाते हैं तो देखते हैं, सच पाते हैं कि हाँ वही है। खंडहर बना दिया गया इस राज्य में पशुधन विकास के नाम पर। भूमि खाने वाले लोग बैठे हुए हैं, पशुधन के म्यूट के भूमि खा जाने वाले लोग अभी बैठे हुए हैं। और उसमें किसी एक खास लोग नहीं है, सभी माननीय लोगों ने भूमि भी खाया है इस राज्य का। यूथ और सामाजिक लोग सुनो, विकास कैसे होगा? विकास सचिवालय के कार्यालय के मार्मोनाइट और टाइल्स लगाने से होगा क्या? नहीं।
जिस दिन हमारे इस राज्य का पशुधन विकसित हो जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि नहीं, हमारा राज्य विकसित हो गया। और उस विकसित करने के लिए आप सभी लोगों को अपने माइंड को विकसित करना पड़ेगा, अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति लानी होगी अपने अंदर में कि अब इस व्यवस्था को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि हमारा भी अधिकार है इस माटी पर, हम इसको बनाने में अपना योगदान देंगे। किसी भी राज्य का स्वास्थ्य और शिक्षा पशुधन बैकबोन होता है उस स्टेट का। हम लोग कहीं नहीं टिक रहे हैं, ये सब ठीक हुआ तभी वो राज्य समृद्ध होगा। कहीं नहीं टिक रहे हैं। बहुत मुश्किल से सबको निकालना पड़ेगा। शिक्षा, चौपट, अस्पतालों की वही हाल है। मैं तो कह रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं, सोशल साइट पर बोल रहा हूं, मैं आने वाले समय रोड पर बोलने जा रहा हूं। खुला ऐलान है, डिबेट कर लेना। डिबेट कर लीजिए, मैं डिबेट को तैयार हूं। यदि मेरी बातें मानी गई रहती 22 सालों में, तो यह राज्य विकसित राज्य हो गया होता। हम माथा नहीं ठोक रहे थे, भीख नहीं मांग रहे थे होते कटोरा लेकर केंद्र से। हमारी ये परंपरा तो रही है कि हम लोगों को देने वाले थे, और आज हम याचक बन गए, भीख मांगने वाले बन गए हम इस राज्य के लोग। मैंने देखा था अपने समय बचपन में, देखा था कि राज ट्रांसपोर्ट की बसें चलती थी जिस पर लिखा होता था विधायक सीट। क्या वो लोग माननीय नहीं थे क्या? आज जो बदलाव आ गया इस राज्य में, राजनीति सेवा की चीज नहीं रह गई। राजनीति जो है सो एक व्यवसाय बन गया। मैंने कल कहा था कि चिकित्सा हमारा व्यवसाय बनकर रहेगा, स्वास्थ्य व्यवसाय बनकर रहेगा, कि आम आदमी के बीच में रहेगा। उसी तरह से हमारा राजनीति जो है व्यवसाय बनकर रह गया, आम आदमी के पकड़ से बाहर चला गया। इसे फिर से वापस लाने की आवश्यकता है। हम लोग कोविड-19 के बिहार का विकास अब सिर्फ विकास चिंतन को डुबा हमारा ये कहना है पुरुषोत्तम कि मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, कभी भी किसी भी वही समाज विकसित होता है जहां पर व्यक्ति पूजा बंद होती है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। मैंने अपने जीवन में जब दानापुर से गुजरता था बिहटा आरा बक्सर की ओर जाने के लिए, उस किनारे पे लिखा होता था वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। मैंने उसे अपने जीवन में उतारा है, और गीता का सार है कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। सब कुछ हमारे यहां है, समृद्ध इतिहास हमारा है। आप लोग उसको अपनाइए। और मैंने तो पहले भी कहा है कि आप सुबह उठिए, आपके माता पिता हैं तो उनका चरण स्पर्श करिए। मैं समझता हूं कि उससे बड़ा धर्म और दुनिया में कुछ नहीं है। उनका आशीर्वाद यदि उनका हाथ तो आपके माथे पर पड़ता है। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म पे बाबा आपने कहा था कि बोलने के लिए धर्म क्या है, तो थोड़ा सा इशारा कर देते हैं। भगवान की बात थी। मैंने जहां तक अपनी समझ अपने जीवन में अनुभव किया, भग जोड़ वाण, भग का मतलब होता है योनि और वाण का मतलब होता है धारण करना। स्त्री और पुल्लिंग, पुरुष और स्त्री, जितनी स्त्रियां हैं जो देवी देवताओं को हम लोग लक्ष्मी है, दुर्गा है, सरस्वती है, काली है, तारा है,
वो साक्षात दिखती हैं, देखने की जरूरत है। राम, शंकर, बजरंगबली सब धरती पर आए, सब हैं। धरती पर आए और अपने कर्म की वजह से भगवान बने। सनातन धर्म में राम को पुरुषोत्तम राम कहा गया, चूंकि उनका कर्म उत्तम था इसलिए वो पुरुषोत्तम कहलाए, और कालांतर में उनके कर्म की वजह से उन्हें भगवान का रूप दिया गया, भगवान हो गए। ईसा आए, उन्होंने समाज के लिए अपना पूरा योगदान दिया, भगवान के रूप में आए, भगवान के रूप में माना गया। हर धर्मों में, चूंकि जब धरती पर आए हैं तभी वो इतिहास बनी होगी, और चूंकि उन्होंने कर्म अच्छा किया तो कर्म के आधार पर लोगों ने उन्हें भगवान का रूप दिया। आप भी अपना कर्म, आप कर्म करो ना, आपके अंदर भगवान है। और जो दिख रहा है मानव धर्म, कोविड-19 इस देश में एक बड़ा धर्म देगा, वो है मानव धर्म। मां मातृभूमि मानवता की जय, यही 3 मूल मंत्र होंगे अब इस देश में आने वाले समय में। इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वैसे लोग माता पिता को दूसरे के भरोसे छोड़कर चले जाते हैं तीर्थ करने के लिए, वो तीर्थ कभी सफल नहीं होता है। हमारा इतिहास रहा है श्रवण कुमार का, और इस पर भी बोलिएगा। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि कर्मों का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, ऊपर जाकर नहीं, सामने धरती पर। हम हो, आप हो, कोई हो। गांधी जी ने भी कहा है कि आप जो गलतियां करते हो यह मत समझो कि दुनिया के लोग नहीं देख रहे हैं। तुम जो गलतियां करते हो तुम स्वयं देख रहे हो। दुनिया की नजरों से गिरोगे तो उठ के खड़े हो सकते हो, लेकिन अपने नजरों से गिरोगे तो उठ के कभी खड़े नहीं हो सकते हो। अपने अंदर की भगवान को जगाइए, पहचानिए। सामने हम लोग तारा, दुर्गा, सरस्वती सबकी पूजा करते हैं। जो मूर्ति में है, बोल नहीं सकती है, हम लोग अनुभव करते हैं। माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है, हम जैसा सोचते हैं वैसा वो दिखता है। घर में मूर्तियों के सामने जो बैठने की बात होती है उसमें अच्छे अच्छे फल, धूप, अगरबत्ती इसलिए जलाया जाता है कि एक माहौल जो है आपका सुगंधित हो, वातावरण सुगंधित हो, और आप जो है अपने को वहां सेंट्रलाइज कर सके, केंद्रित कर सके। लेकिन एक समय आता है कि आपको उन सारी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप यदि कर्म करिएगा, अच्छा कर्म करिएगा, तो वही आपका सब कुछ, वही पूजा है, वही भगवान है। और किसी को जिज्ञासा हो भगवान के बारे में तो अगले कल हमसे डिबेट थोड़ा और करेंगे, तो मैं कुछ और बताऊंगा। मैं किसी भी धर्म गुरुओं का, किसी का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। हर धर्म का अपना अपना ये है, आप अपना व्यक्तिगत आस्था की चीज़ है, आप करिए। लेकिन यह भी जो मैंने कहा है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे आप काटने में आपको बहुत पसीने छूट जाएंगे। अकाट्य है। आने वाले कुछ वर्षों के बाद मदर टेरेसा को भी पूजा जाएगा, देवी के तौर पर पूजा जाएगा, विश्व उसे पूजेगी, पूज रहा है उसको, और आज भी पूजा जाता है। संत घोषित किया गया है, संत घोषित किया जा चुका है। कर्म की वजह से। इसलिए वर्क इज वर्शिप, कर्म ही धर्म है। और मैंने भगवान के बारे में बताया, भग जोड़वान, यही सच्चाई है। अनुभव करने की चीज है। तो चलिए आज हम लोग जितने भी सामाजिक योद्धा जुड़े,
शिव श्रवण पाठक जी, चंदन कुमार, राकेश कुमार, सभी लोग जो भी सामाजिक लोग, गणेश कुमार सिंह, श्रीवत्स पुरुषोत्तम जी, सभी लोगों का बिहार की माटी की तरफ से, और यह सामाजिक चिंतन का एक तो ये प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, आप लोगों ने बना दिया इसे। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और इसी के साथ फिर हम लोग कल किसी नए मुद्दे के साथ 5:30 बजे आपके बीच उपस्थित होंगे। आप लोग दिन में ही भेज दीजिए कुछ प्रश्न जो है, जैसे कि आज बच्चों ने भेजा तो मुझे आसानी हो जाती है। अपने सुझाव सलाह दें। कल मैं पारा मेडिकल के बारे में, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। एक ने मुझे भेजा है कुछ लोगों ने कि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से डाटा ऑपरेटर की जो बहाली हुई आज तक परमानेंट नहीं, उसी तरह से लोग हैं, और मानदेय भी 5 वर्षों से नहीं बढ़ा है। मैं इन सारी चीज़ों पर कल चर्चा करूंगा। चलिए इसी के साथ फिर हम लोग कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।